होने का सबूत ला सकता हूँ। इस अदालत में अपनी छाती चीरकर फिर से राम दिखा सकता हूँ, मगर जज साहब मैं हनुमान होने का सबूत नहीं लाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा। मैं हनुमान होने का सबूत नहीं लाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा, क्योंकि जिस देश में एक फाइल के लिए पूछ कट सकती है राम भक्त हनुमान की, वहां तो गर्दने तक कट जाती होगी। सामने बैठे हैं घनश्याम अग्रवाल जी, अकोला से पधारे हैं। भारती जी पूरे देश में ढूंढ लेते थे कि हास्य व्यंग के कितने अच्छे पोएट हैं, गीतकार गजलकार कवि को भी ढूंढते थे, लेकिन वो हास्य व्यंग को भी उतनी ही प्रमुखता से छापते थे, कभी उन्होंने उसको छोटा नहीं समझा। और धरती के होली विशेषांक की जो रिकॉर्ड बिक्री होती थी उसमें हास्य व्यंग कवियों का बहुत योगदान रहा। और धर्मयुग में कई बार छपने वालों में भारती जी के ज़माने में घनश्याम अग्रवाल जी रहे हैं। हमारे एक पोएट हुए मुंबई में रामावतार चेतन, मेरे ऊपर भी काफ़ी स्नेह रहा उनका। वो ऐसे व्यक्ति थे कि चकल्लस पुरस्कार देते थे और हास्य व्यंग का कवि सम्मेलन करते थे, जिसमें टिकट लेकर के लोग आते थे उस जमाने में, आज चकल्लस में। और जब मैं शहर में आया 84-85 में, तभी से जुड़ गया था उनसे, तो उसमें वो ढूंढ के लाते थे कि दूर दराज कौन अच्छा लिख रहा है, तो घनश्याम अग्रवाल को ढूंढ करके लाए चकल्लस में या गोला से। और घनश्याम जी, पहली बार मैंने आपको वहाँ सुना था कि पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, और इतनी तालियां, मतलब जो है ना, इसको बोलते हैं पूरे सदन की तालियां, पहली कतार से लेकर के आखिरी कतार तक इतनी तालियां बजी घनश्याम अग्रवाल जी पे। और फिर समझिए कि उसी दिन से बस अपनी दोस्ती हो गई, अपना रिश्ता हो गया घनश्याम जी से। तो घनश्याम जी ने हास्य व्यंग के कवि के रूप में बहुत नाम कमाया। और इन्होंने जो व्यंग रचनाएं लिखी, इनकी व्यंग रचनाओं में एक ऐसा कथा सूत्र निहित होता है कि जो व्यंग रचनाओं को बहुत रोचक और दिलचस्प बना देता है। तो पिछले साल मतलब यहाँ तो लगभग 2.5 साल हो गए, इसके पहले अपने व्यंग संकलन के साथ हमारे अड्डे में इंग्लिश कहते पधारे थे चंद्रगिरी संवाद मंच में, और आज फिर आपके बीच में आप घनश्याम जी हैं। तो सबसे पहले हम घनश्याम जी से शुरुआत कर रहे हैं कि वो आए और रचना पाठ करें। घनश्याम जी आप सब प्रणाम करता हूँ, जिया साहब किताब के लिए बहुत बधाई। थोड़ा मैं कविता की जो बात करता हूँ वो भाषण वगैरह तो नहीं आता है, 1-2 व्यंग से शुरुआत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी में व्यंग करते हैं तो अगर प्रत्यक्ष नाम ले तो गलत माना जाता है, प्रवृत्ति पे व्यंग होना चाहिए। मैं एक छोटा सा व्यंग नाम लेता हूँ, लेकिन व्यक्ति पे नहीं, प्रवृत्ति पे। पुराने मैंने दीपिका चोपड़ा देखेगा, बाद में मैं रचना करता हूँ। कल साहब मुझे अल्लादीन का चिराग मिला, मैंने घिसा तो जिन प्रकट हुआ, बोले हुक्म मेरे आका, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बोला तो ऐसा कर, मेरे घर से अमेरिका के व्हाइट हाउस तक एक रोड बना, मेरे घर से अमेरिका के व्हाइट हाउस तक एक रोड बना दे। जी बोले रोड आका, काम बहुत मुश्किल है, कोई दूसरा हुक्म दो। बोला फिर तो ऐसा कर, ये सामने जो 15 जी सेमेरे भटक रहे हैं, इनके दिलों में जा और घुसकर आकर मुझे बता, इनमें कौन ठाकरे गुटके हैं और कौन शिंदे गुटके। दूसरा हुक्म आका, ये जो 15 भी सेमेरे घूम रहे हैं, उनके दिलों में जा घुसकर बता, कौन ठाकरे गुटके हैं कौन शिंदे गुटके हैं। जिन 1 मिनट सोचा, फिर बोले आका रोड सिंगल बनाओ कि क्या बात है, क्या बात है। जिस पुष्पा ने रचना मेरी बड़ी प्रसिद्ध, मैं सुना देता हूँ। लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया और उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम उन पर लगाया। लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया
उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। बेचारा पुल जानता था इनके सारे गुण, बेचारा पुल जानता था इनके सारे गुण, पर अपने सके में क्या कहे, कैसे कहे, इतना बड़ा इल्जाम भी कैसे सहे। 2 दिन बाद पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या, 2 दिन बाद पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए वह पानीदार पुल पानी में बह गया। मैंने भाव सीमेंट नहीं खाया, ये बात मरते मरते एक रचना इस रचना की थोड़ी मैं भूमिका 75 में थोड़ा सा इमरजेंसी गई थी, तब सारिका में मेरी एक लघु कथा छपी थी, उसे काला काला रोक दिया गया, जानते हैं। वो बड़ी चर्चित लगा, लघु कथा हुई। उसके बाद में कन्हैयालाल नंदन जी ने उस लघु कथा में एक बार संपादकीय लिखा, और तो मुझे लगा मैं उसका काव्य रूपांतरण तो मंच पे पढ़ता हूँ, वो भी आपके सामने सुना। आज़ादी का 75 साल का इतिहास है। भूमिका से इतनी आपको पता कि राम का जिक्र हुआ है, वो राम और आज के राम में कितना फर्क है। राम आज भी राजनीति उतना ही महत्व देते हैं जितना आपको पता है। रावण का वध करने के बाद जब राम लौट रहे थे तो कुछ राम की सेना के बंदर थे, उन्होंने कहा आप रावण के युद्ध नहीं करते, पता नहीं राम जीते या रावण, हम युद्ध में भाग नहीं लेते, हम समुद्र इधर ही छिप जाते हैं। कुल इधर राम या जीते, रावण आएगा इधर से बाद में शामिल हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। रावण को मारने के बाद राम जब लौटे तो ईमानदार बंदर कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए। ये छिपे हुए नकली बंदरों ने झूठी पट्टियां बांधकर राम का ऐसा गुणगान किया कि राम भी धोखा खा गए और अयोध्या आकर ऐसे बंदरों को मुश्किल सौंप। उसका नतीजा देख, ये पूरी कथा है। राम इस देश की सत्ता का प्रतीक है, रावण अंग्रेजों का प्रतीक है, और ये नकली बंदर असली मिनिस्टर, हनुमान सच्चे देशभक्त के प्रतीक। इतनी जोर से नाचे नकली बंदर कि धोखा खा गए सिया राम। इतनी जोर से नाचे नकली बंदर कि धोखा खा गए सिया रामचंद्र। अयोध्या आकर ऐसे बंदर को छांटे, उनका पद हद देखकर मंत्री विभाग बांटे, पद और हद देखकर मंत्री विभाग बांटे। फिर हनुमान को बुलाकर, हनुमान, राम रावण युद्ध में तुमने बढ़ाई थी बड़ी ड्यूटी, तुम ही लाए थे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी, हम भाइयों को कांधे पर उठाया है, आजादी का पर्व तुम्हारे कारण आया है, आज तुम्हारे मन का फूल खिलेगा, जो भाग चाहोगे जो भाग चाहोगे भी मिलेगा। युद्ध में तुमने जितना खून बहाया है उसको वसूल करने का मौका है। हनुमान बोले प्रभु, मैंने कुर्सी के लिए खून नहीं बहाया, मैं जंगल जाऊंगा, आपके और देश के गुण गाऊंगा। राम बोले हनुमान ऐसा मत करो, मेरी सरकार अल्प मत मेरी सरकार मत है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। कमबख्त पांव छूने आता है और टांग खींचकर जाता है। सिर्फ तुम पर भरोसा है, तुम मेरे भाई हो, मित्र हो, ईश्वर का दिया हुआ मेरे लिए प्रसाद हो। तुम मेरे लिए वही हो जो एक जमाने में कांग्रेस के लिए गुलाम नबी आजाद, तुम मेरे लिए वही हो जो कांग्रेस के लिए गुलाम नबी आजाद हो। हनुमान बोले प्रभु, जिस राजनीति में कोई शख्स पीछे से आजाद और सामने से गुलाम है, जिस राजनीति में कोई शख्स पीछे से आजाद और सामने से गुलाम है, ऐसे राजनीति को मेरा हनुमान जंगल चले। देखते देखते आजादी के 75 साल हुई। हनुमान बूढ़े हो गए थे, झाड़ पे चढ़ नहीं सकते, उनके बाल में बच्चे थे, वे ब्रह्मचारी सच्चे थे। भूख के मारे बुरा हाल हो गया हनुमान का। बुढ़ापा वो भी पहलवान का। अचानक उन्हें खबर लगी एक घर में आजादी की 75वीं जयंती मनाई जा रही थी। राम रावण युद्ध में भाग लेने वाले हर बंदर को तांबे पर पेंशन मिलेगी। हनुमान बोले जय सिया राम, बुढ़ापे का हो गया इंतजाम। हनुमान ने पेंशन के लिए अर्जी करी पर हनुमान को पेंशन नहीं मिली। लाचार हो पेंशन विभाग के दफ्तर गए तो
तो बाबू ने कहा तुम्हारी अर्जी ही नहीं है। हनुमान ने एक्नॉलेज में रस्सी दी। तो दूसरे बाबू ने कहा तुम्हारी अर्जी आई थी और उसका वजन नहीं था इसलिए उड़ गई। उस पर वजन नहीं था इसलिए उड़ गई है। हनुमान बोले ये वजन क्या चीज होता है भाई? तब बाबू ने बात बताई, अरे बिना वजन के हर चीज उड़ जाती है, इतना भी नहीं जानते? बिना वजन के हर चीज उड़ जाती है, इतना भी नहीं जानते? और पवन पुत्र होकर भी पवन के नियम को नहीं मानते। हनुमान बोले राम रावण युद्ध में मैंने पाठ खाया और बूढ़ा हो गया, मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे बोले वजन का मतलब वो नहीं, वजन का मतलब रिश्वत, पैसे। तुम काम करो ऐसे, तुम्हारे पास ये पैसे, झाड़ पे जाओ, फल तोड़ कर लाओ, बाबू को खिलाओ, शाम को पेंशन ले जाओ। झाड़ पे जाओ, फल तोड़ कर लाओ, बाबू को खिलाओ, शाम को पेंशन ले जाओ। हनुमान बोले झाड़ पे चढ़ने की ताकत होती, फल तोड़ने की हिम्मत होती तो जंगल से रखता मैं अपना नाता, देशभक्ति भुलाने अयोध्या कभी नहीं। देशभक्ति भुलाने अयोध्या कभी नहीं आता। पर बाबू ने कहा बिना रिश्वत के काम करो, कुछ न कुछ तो तुमको देना पड़ेगा, तुम काम करो, ऐसे पैसे नहीं है तो एक काम करो, अपनी दुम का एक एक टुकड़ा बाबू को दे दो। बारे में बड़ी सी डिमांड है दुम की कि बंदा इतनी छलांग लगाता है, जरूर दुम में कुछ राज है, इसलिए तुम अपनी दुम का एक एक टुकड़ा बाबू को दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हनुमान के तन बदन में आग लगी। सोचा इसी दुम के अपमान के कारण एक दिन लंका में आग लगाई। इसी दुम के अपमान के कारण एक दिन लंका में आग लगाई थी, आज अयोध्या में आग लगाऊंगा तो देशभक्त नहीं आतंकवादी कहलाऊंगा। देशभक्त नहीं आतंकवादी कहलाऊंगा। मजबूरी का नाम लाल कृष्ण। यह कहावत उनको याद है। उन्होंने पूंछ आगे बढ़ाई, बाबू ने 20 इंच का टुकड़ा काटा, 2 साथियों में बांटा। हनुमान की फाइट आगे बढ़ी, दूसरा बाबू कैंची ले खड़ा था, 60 इंच काटने पर खड़ा था। हनुमान की पूंछ फिर कटी, फाइट आगे बढ़ी, पूंछ फिर कटी, फाइट आगे बढ़ी। आज अगर तुलसीदास होते, गण देखेगा, आज अगर तुलसीदास होते और यह सीन देखते तो पहले तो अपना माथा फोड़ते, फिर रामायण में एक नई चौपाई जोड़ते। पहले तो अपना माथा फोड़ते, फिर रामायण में एक नई चौपाई जोड़ते कि जस जस कपिवर पूंछ कटावा, तस तस घायल पड़ता जावा। जस जस कपिवर पूंछ कटावा, तस तस घायल पड़ता जावा। आखिर बाबू ने काट दिया पूंछ का सारा हिस्सा, खत्म किया पेंशन का किस्सा। हनुमान को पेंशन तो मिली पर उनके होश गुम हो गए। 14 अगस्त की रात विदाउट दुम, 15 अगस्त की पूरी संध्या पे विदाउट दुम हो गए। अपनी कटी हुई दुम को देख कर सोचने लगे कि स्वर्ण जयंती तक आते आते ये आजादी की नौका कब, कहां और कैसे उलट गई। स्वर्ण जयंती तक आते आते ये आजादी की नौका कब, कहां और कैसे उलट गई कि जो पूंछ रावण के राज्य में सलामत थी वो राम राज्य। अपनी कटी दुम को देखकर बोले तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। मैं राम के पास जाऊंगा, दफ्तर की सारी कथा सुनाऊंगा, तुम सबका ट्रांसफर कश्मीर कराऊंगा, तुम सबका ट्रांसफर कश्मीर कराऊंगा। मैं राम से हूँ, मैं राम, हम आजाद हो गए, इस बात में मुझे शंका हो रही है। लाल किले से उतर कर देखो, अयोध्या तो लंका हो। तो मायावी रावण आज भी मरा नहीं, हर टेबल के नीचे छुपा है। तो मायावी रावण आज मरा नहीं, हर टेबल के नीचे छुपा है। पहले से ज्यादा चालाक, पहले से ज्यादा मजबूत है। मेरी पूंछ का फटना इस बात का यह कहकर चले गए। बजरंग बली दफ्तर में मंत्री खलबली सेंक्शन ऑफिसर आया, उसने समझाया अरे बंदर घुटकी से डरते हो तो सरकारी विभाग में काम क्यों करते, हम मंदिर से निपट लेंगे, हमने कोई गलत काम नहीं किया। रघुकुल रीत की तरह दफ्तर का नियम निभाया है, रघुकुल रीत की तरह दफ्तर का नियम निभाया है। तुम बेफिक्र रहो, पूंछ का हिस्सा ऊपर अंतिम पंक्तियां। दूसरे दिन हनुमान को जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया, उन पे इल्जाम लगाया गया
यह बंदर हनुमान के नाम पे झूठी पेंशन ले रहा था, जबकि हनुमान नहीं है। यह बंदर हनुमान के नाम पे झूठी पेंशन ले रहा है, जबकि हनुमान नहीं है। सबूत में बताया गया हनुमान के एक लंबी दुम थी, इस बंदर की दुम नहीं है, इसलिए हनुमान नहीं। बहुत बढ़िया। जज बोले मिस्टर बंदर, हनुमान होने का सबूत लाओगे कि जेल जाओगे? जज बोले मिस्टर बंदर, हनुमान होने का सबूत लाओगे कि जेल जाओगे? हनुमान ने जैसा बिना पूछ के भी हनुमान होने का सबूत ला सकता हूं, बिना पूछ के भी हनुमान होने का सबूत ला सकता हूं। इस अदालत में अपनी छाती चीरकर फिर से राम दिखा सकता हूं, बिना पूछ के हनुमान होने का सबूत ला सकता हूं। इस अदालत में अपनी छाती चीरकर फिर से राम दिखा सकता हूं। मगर जज साहब, मैं हनुमान होने का सबूत नहीं लाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा। मैं हनुमान होने का सबूत नहीं लाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा। क्योंकि जिस देश में एक फाइल के लिए पूछ कट सकती है राम भक्त हनुमान की, वहां तो गर्दनें तक कट जाती होगी साधारण इंसान। मैं गर्दनें कटने का दृश्य देखने के लिए ऐसा कलेजा कहाँ से लाऊंगा? जज साहब, हनुमान होने का सबूत नहीं लाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा। हनुमान जेल चले गए, आप भी इस रचना से चले गए। ना तो कथा है, ना कविता है, ना ही बात किसी हनुमान की है, ये तो एक व्यथा है जो पूरे हिंदुस्तान। संकेत के प्रतीक के माध्यम से बहुत अच्छा ग्रंथ घनश्याम अग्रवाल जी ने आप सबके सामने पेश किया। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों को जब आज़ादी मिली थी तो उसके बाद कई ऐसे लोग थे कि जो देशभक्त बन गए और कई ऐसे थे कि जो सचमुच देशभक्त थे, उनसे सबूत माना जाने लगा कि आप देशभक्त होने का सबूत लाइए। तो इस तरह से चलता रहता है सरकारी कामकाज, और पेपर पे वजन ना रखो तो पेपर हो जाता है। ये आज भी जारी है अपने देश में।